सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क पर अपनी जान और अपनी खुशियाँ कुर्बान करने वाले शोधा का जो एहतराम है वो तमाम पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है और उन्हीं को सलाम और खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम शोधा पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क की सलामती और मुल्क की जो इस्तेहकाम है और शोधा की जो कुर्बानियाँ हैं उसको सलाम पेश करने के लिए उसकी दुआओं से आज के दिन का आगाज़ किया गया। ये तकरीब जो आज की गई ख़ास तौर पर मुल्क के लिए, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तौर पर आज के दिन में दुआएं की गई और मुख्तलिफ़ तकरीब आज के दिन के मुनासिबत से मुनक़्क़िद भी की गई। इसी तमाम तरह मौजूद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफ़ाई तज़कियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सुमैया। हारिस साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन हम ये इन कुर्बानियों का कर्ज कभी उतार नहीं सकते हैं और इन्हीं को आज खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोधा मनाया गया। आप क्या कहते हैं? देखिए सुमैया, यौम तकरीम शोधा पाकिस्तान जो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो पाकिस्तान आर्मी ने इसको स्टार्ट किया है और वो आपको याद होगा हमेशा जो बात कही जाती है कि जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसके लिए मेरे ख्याल में जो आज तकरीब के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छा अमल है जिसमें तमाम मुसल्लह अफ़वाज, उसके बाद पुलिस के शहीद, पुलिस पर कर रही है, सिविलियन हुकूमत पाकिस्तान, सारी पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको कर रही हैं और इससे कम से कम जो 9th और 10th में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही बड़ा तजर्बा था, वो शोधा की फैमिलीज को, उनके लवाकीन को, मोरल को बहुत फ़र्क पड़ेगा और उनका इस बात का एहसास होगा कि कुछ लोगों ने, गुमराह लोगों ने ऐसी बात की है तो पूरी कौम अपने शहीदों के साथ ताजुब खड़ी है। बिल्कुल। और जाहिर है कि फौज और अवाम इकट्ठे होंगे तो आप फौज स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग फौज का मतलब है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुश्मन का नैरेटिव ये किसी तरीके से फौज और अवाम में दरार डाल दो ताकि फौज को कमज़ोर करो और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। इसलिए आज के दिन के बाद मुझे यकीन है कि तमाम कौम जो 24 करोड़ अवाम खड़े हुए हैं अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ, अपने शहीदों के साथ, चाहे वो पुलिस के हों, FC के हों या आम सिविलियन हो, हर एक ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे आज कल के लिए, इसको हमें सराहना चाहिए और साथ ऐसे तजदीद करना चाहिए कि आज के बाद हर साल हम ये बनाएंगे। फौज में देखें 6 सितंबर को हर रेजिमेंट में ये मनाया जाता है यौम शोधा। तमाम हम फैमिलीज को बुलाते हैं, उनके लवाहिकीन को बुलाते हैं, बहुत इज्जत और एहतराम देते हैं ताकि उनको पता और फिर हमारे ट्रुप को पता चले कि शहादत के बाद कितना उनका ख्याल रखा जाता है। और इसी तरह आज के दिन भी यही सब कुछ कौम ने देख लिया कि पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सुमैया जो अब बर्फ़पोश पहाड़ों में सियाचिन पे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल कश्मीर के पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, अब वो जो 9-10 को देखा हूँ कितना फैक्ट हम इन लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे इस तरीके से ये हालात हो तो उनको बहुत तकलीफ होती है। इससे ये बहुत ज़रूरी था और आई एम श्योर कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनको सजा भी मिलेगी ज़रूर, करार वाकई मिलनी चाहिए और उसके बाद एक हमें सबक सीखना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई बात ना हो जिसमें दुश्मन का नैरेटिव 75 साल दुश्मन ने हमेशा हारिस साहब माजी में बड़ी कोशिश की कि इस तरीके से ना सिर्फ गुमराह किया जा सके लोगों को या इस तरीके से अपने अज़ाइम में कामयाब हो, लेकिन इस अज़ाइम को हमेशा खाक में मिलाया हमारी पाक फ़ौज ने आवाम के साथ मिलकर। और जिस तरीके से आपने कहा कि आज तजदीद अहद भी हुई है और आज भी हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारी आवाम हमारी फ़ौज के साथ है और दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में से एक अफ़वाज है हमारी जो कि अपने मुल्क की, अपने आवाम की हिफाजत करना जानती है और यकीनन इससे मोराल मज़ीद हाई होगा उन लोगों का जो हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सबसे अहम बात थी जो बहुत अच्छा टाइमली आर्मी ने फैसला किया और फिर इसको मनाया और बहुत अच्छे तरीके से मनाया। इसके साथ देखें बात समझने की है कि कितनी तकलीफ से है उन विडोज की, उन पेरेंट्स की, उनके लवाहिकीन की जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके खामन शहीद हुए, जिनके बहन भाई शहीद हुए और वो हम ऐसी बातें, कुछ लोग गुमराह हुए लोग ऐसी बातें करें
कोई शहादत में बगैर सरफराज का कोई जहाज से हेलीकॉप्टर, उस वक्त कैसी बातें की थी, ये बहुत तकलीफ होती है। और आज के दिन, और सेकंड देखिए, जब तक दुश्मन ने ये रियलाइज किया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने बहुत ही पेशा वराना अंदाज में चीफ ऑफ स्टाफ के कमांड में हमने तकरीबन मुल्क दहशतगर्दी खत्म कर दी थी, जो 51 कंट्रीज नेटो की अफगानिस्तान में नहीं कर सकी। जब से उन्होंने रियलाइज किया कि किसी तरीके से भी फिफ्थ जनरेशन वॉर में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अवाम का जो एतमाद है इसमें दरार डाल दो और फिर अपने अज़ाइम पूरे करो। इसलिए हमने सब ने मिलकर इस दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करना है, बल्कि हमने डिफीट कर दिया आज। और ये उनके उनमें सबसे माता मची हुई, जो पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा शोर ढोल बजाते खड़े थे वहाँ पर। साथ ही साथ ट्रस्ट करें, देखें जिस मुल्क की फौज कमज़ोर होती है ना, वहाँ पर दुश्मन की फौज होती है। इराक देखें, सही बात, लीबिया देखें, सीरिया देखें। इसलिए मुसल्लह फौज को मजबूत करें और मुसल्लह फौज पाकिस्तान की सालमियत बका के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया को बता दिया कि वो जब आए थे उनकी जहाज हमने उनके साथ क्या किया था। इसलिए हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहेंगे। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर देखें, रोजाना हमारी शहादतें हो रही, इनके लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, स्ट्रेंथ के लिए द नेशन हैज टू स्टैंड बिहाइंड देम एंड दैट इज व्हाट आज के दिन हमें ये ऐड करना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि ना सिर्फ आज के दिन बल्कि तो हर रोज़ एक प्रैक्टिस होती है। वैसे भी हमारी जो कौम है, बाज़-औक़ात ऐसा भी तो होता है ना हारिस साहब कि आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक पाथ, एक सीधा पाथ, कभी कभी भटक जाता है इंसान, तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन ज़रूरी होती है। और हमेशा गाइडलाइन मिली है और आज भी जिस तरीके से दिन मनाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये गाइडलाइन मुसलसल भी होनी चाहिए कि वो हमारी नौजवान नस्ल जो कहीं ना कहीं दुश्मन फ़ायदा उठाए किसी भी एक कमज़ोरी का, वो हम हाथ ना लगने दें और हम मुत्तहिद रखें, सबको एक लड़ी में पिरो के रखें? देखिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सियासतदानों की। नंबर 2 हमारी यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की, सबको बताना चाहिए कि मुल्क को तहत रखने। और हारिस साहब, सॉरी टू कट यू, घरों से माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है ना। पेरेंट्स सबसे पहले तो आपकी मदर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा उनकी एजुकेशन है, मोटिवेशन है। देखें सुमैया, अब आप मुझे बताइए, यही बच्चे जो आज बातें कर रहे थे, जिनको गुमराह किया जाए, कल को यही फौज में जाएंगे, सही बात है, यही गाजी होंगे, यही शहीद होंगे। इन्हीं में से कोई चीफ आर्मी स्टाफ बनेगा, इन्हीं में से कोई चीफ एयर स्टाफ बनेगा और इन्हीं में से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनेगा, पॉलिटिशियन बनेंगे। तो आपने कल के पाकिस्तान के लिए आज अपने आप को तैयार करें। आज आप इन लोगों के साथ खड़े होंगे तो कल नेशन फॉर्म आपके साथ खड़ी होगी। ये हमें इनग्रेन करने के लिए, इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है। असाद पेरेंट्स, असातिज़ा, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन, हर जगह पर ये जरूरी है और लोगों को पता चले कि मुसल्लह। अब हमारे 6 सितंबर बहुत हम मनाते हैं हमेशा से इंडियन रेजिमेंट के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये दोबारा रिवाइव करना चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल, पूरी कौम को 6 सितंबर या 25 मई सौदा के लिए वक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हारिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारिस गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनन ये गुफ्तगू, ये बात और ये एक गाइडलाइन बड़ी ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। मीडिया अपना इसमें जो किरदार है, एक मज़बूत किरदार है, वो हमेशा अदा भी किया है और आगे भी अदा करता रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत कुछ हो रहा है सियासी सूरत हाल की अगर बात करें तो कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, कहीं कोई पार्टी छोड़ रहा है, कहीं किसी गिरफ्तारी, कहीं किसी की रिहाई के अहकामात। तो सबसे पहले हम ज़रा कोर्ट की खबरें बात कर लेते हैं कि आज 3 MPO के तहत किस रहनुमा की जो गिरफ्तारी थी उसको कलअदम करार दिया गया है। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से खबर आई है। मलिका बुखारी और अली मोहम्मद की नज़रबंदी के खिलाफ और दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से भी तौहीन अदालत का केस आज लगा। तो हमारे नुमाइंदे हुसैन चौधरी हमारे साथ हैं और माहिर कानून अज़हर सिद्दीक भी हमारे साथ हैं। हुसैन, पहले आप मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल रही, कौन कौन से केसेस थे आज? जी बिल्कुल, PTI के जो रहनुमा हैं, जो नज़रबंद हैं या गिरफ़्तार हैं, उनकी दरख्वास्तों पर आपको जैसा कि मालूम है 1 हफ़्ते से समातें जो है वो जारी हैं। आज जो एजाज चौधरी हैं, जो कि सेनेटर हैं PTI के, उनकी जो नज़रबंदी थी वो अदालत ने आज कलअदम करार दे दी और उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ, जब वो अडयाला जेल से निकले हैं तो उनको अगबी दरवाजे से ही जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और दोबारा जो है वो उनको जेल में
रख दिया गया है। अब ये नहीं बताया गया कि उनको उसी जेल में रखा गया है या फिर किसी और ज़िले में उन्हें भेजा गया है। ताहम इस्लामाबाद की हद तक उनकी रिहाई के अहकामात पर अमल दरामद हो चुका था, लेकिन दूसरे किसी जो है वो केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है उनको। दूसरी जानिब जो मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद ख़ान हैं, उनके हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज दायर थी और वकील की जानिब से आज अदालत को बताया गया कि हमें बताया गया कि इस्लामाबाद की हद तक उनकी रिहाई हो चुकी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पिंडी के मज़ीद अहकामात आए थे और दोबारा उन दोनों को नज़रबंद कर दिया गया है। तीसरा केस जो अहम था वो था डॉक्टर शीरी मज़ारी के हवाले से, जिनको बार बार जो है वो अरेस्ट किया गया था और उस पर उनकी जो बेटी हैं उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। उस पर IG इस्लामाबाद पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने काफ़ी ना सिर्फ हैरत का इज़हार किया और बरहमी का भी इज़हार किया था। बिल्कुल सही। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ हुसैन चौधरी और आपसे मजीद भी डिटेल्स लेती हूँ कि क्या कुछ हुआ फिर शीरी मज़ारी के केस में भी। अदर साहब, ये 16 MPO 3 MPO जिसके तहत गिरफ्तारियाँ हुई, फिर इनको हाई कोर्ट ने करदम करार दिया, फिर दोबारा गिरफ्तारियाँ हुई, ये जो 16 MPO या फिर 3 MPO होता है, ये होता क्या है और इस पर जब आप कलदम करार देती है अदालत तो फिर दोबारा गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया आपको। मैंने ये बेसिकली अगर देखा जाए अयूब जनरल रिटायर अयूब के ज़माने का ये कानून बना हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 का है। इसकी आईनी हैसियत को मैंने चैलेंज कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए और 12 जून के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। मैंने वो तमाम आज तक जितने MPO के तहत और डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं वो भी मांगे हुए हैं। ये बुनियादी तौर पर देखें, ये बड़ी ज्यादती है। एक आदमी मुजरिम नहीं है, मुलजम नहीं है, उसके पहले घर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, फिर उसको जेलों में डाल देते हैं। भाई जेलों में किस कानून के तहत डाल रहे हैं आप? चाहे वो मुजरिम है या मुलजिम है और आम लोग भाई, अगर आपने डिटेंशन भी करना है उसे किसी घर में रख ले। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ना आइन में इजाजत है ना कानून में इजाजत है। और जो कुछ हो रहा है इसको अगर देखा जाए आप तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। फिर कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से एक 2012 का कानून बन चुका है कि आप लोगों को तशद्दुद नहीं कर सकते, लोगों को जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकते, वो भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, 1973 का आइन नहीं है। इस वक्त कोई बुनियादी हक नहीं, सारे के सारे मुअत्तल पड़े हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करें। और ये सियासी जमातों ने अपने मुंह पे कालक मान ली है, स्याही मान ली है कि आप इस मुल्क में जमहूरियत है। कौन सी जमहूरियत इस मुल्क में? इस मुल्क में PDM का आइन चल रहा है। और मैं बताता चलूँ आपको, जितने अभी तक डिटेंशन ऑर्डर जारी, एक डिटेंशन ऑर्डर का लाहौर हाईकोर्ट ने कहा 5,000 रुपया रोजाना का जुर्माना होगा। दो और कई डिटेंशन ऑर्डर जो है वो गलत। अभी तक कोई भी एक डिटेंशन ऑर्डर जो है वो अपनी जगह कायम नहीं रह सका। ये इस बात का सबूत है। इस्लामाबाद से डिटेंशन ऑर्डर जारी करें, अगर वहां से सेटिस्फाइड हो तो आप पिंडी में चले जाएं, और वहां से आओ तो कोई FIR आ जाए। यानी खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ। बहरहाल मामला अदालतों के सामने है, अदालतें देख भी रही हैं कई सजाएं, कई लोगों की गिरफ्तारियों को, और उसको करदम भी करार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जैसे दिख सकते थे कि ये 16 MPO 3 MPO इतने पुराने कवानीन और आज फिर उनका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। मुझे बताइएगा हुसैन, फिर क्या कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से? जो शीरी मज़ारी के तमाम केसेस को इकट्ठा करने का भी कहा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर के ऊपर जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात को भी तलब किया आज। जी बिल्कुल, एक हफ्ते से जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करती थी, या उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, या जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाता था। उसी तनाज़र में कल जो जस्टिस मियां गोले उन्होंने भी रिमार्क्स दिए थे, और आज असद कैसर के केस में जस्टिस अरबाब ताहिर ने भी जो उनके वकला थे उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि फिर आपने क्या सोचा है, क्या मामला तय पाया है, आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये उनका एक लाइटर नोट में उनका मुकालमा था, जिस पर कमरा अदालत में भी कह के जो है वो लगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसके केस ख़त्म हो जाते हैं और नज़रबंदी ख़त्म हो जाती है। उसी पर आज अदालत ने हैरत का जो है वो इजहार करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा, और जो रहनुमा थे, जो पुलिस के जो हुकाम थे, और उनको कहा कि आप लोगों ने ये क्या तरीका बनाया हुआ है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी का तो मसला ही नहीं था 3 MPO के तहत नज़रबंदी का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
की और मामला ख़त्म हो गया। अगर ऐसे ही करना था तो हमें पहले बता दीजिएगा, हमारा वक्त ज़ाया हुआ, अदालत का वक्त ज़ाया हुआ, आपने अपना वक्त ज़ाया किया है, तो हमें पहले बता दीजिए, हम जो है वो कोई और काम कर लेते, कोई और केसेस सुन लेते। हमारे पास जो है वो इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, हम कोई साइल का केस सुन लेते, कोई रेंट कंट्रोल जो है, जो बिल्डिंग है, इस तरह के जो केसेस हैं वो हम सुन लेते। खामखा आपने हमारा भी वक्त ज़ाया किया और उसके बाद जो है वो केसेस भी ख़त्म हो गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया उसके केस ख़त्म हो गए। तो इस पर अदालत ने काफ़ी हैरत का इज़हार किया और IG को नोटिस किया है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो शेरी मजारी का केस है उसमें अब 31 मई को IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया है। ठीक है हुसैन चौधरी, बहुत शुक्रिया। आप ये सारी कोड को बता भी रहे थे, तफसीलात। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई केस लगा होता है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये वफादारियाँ तब्दील करने का सिलसिला भी जारी है। फॉरवर्ड ब्लॉग भी बन रहे हैं, कभी कोई आता है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने, कभी कोई बताता है कि आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। आज आयशा गुल अलई ने भी काफ लीग में शमूलियत का जो है वो ऐलान किया एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। अच्छा, ये वफादारियाँ तब्दील करना, ये पार्टी छोड़ देना, ये फॉरवर्ड ब्लॉग बनना, ये कोई मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जो सियासत है, जो माजी है, इसमें ये भरा हुआ है। अगर हम देखें तो पहले भी इस तरह की सूरत हाल होती रही है, लेकिन आज सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा देखिए कि अब तक, यानी कल से लेकर अब तक क्या कुछ कहा गया, चाहे वो इमरान खान की तरफ से, असद उमर और आयशा गुल अलई जिन्होंने आज काफ लीग ज्वाइन कर ली, सारी जो एक सूरत हाल बन भी रही है और आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। क्या समझते हैं आप, अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉग बनने की बातें हो रही हैं, रोज़ एक आता है रहनुमा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, कभी कोई कहता है कि आज मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ कहा जाता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान को, अगर कोई भी चला जाए। कहाँ स्टैंड करती है तहरीक इंसाफ, आप कहाँ देखते हैं इनकी सियासत को? ये जो लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं ना, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माजी में बहुत से लोग पीपल्स पार्टी भी छोड़ के गए थे, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्लिम लीग नून को भी बहुत से लोगों ने छोड़ा, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज वही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो जो भी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनके छोड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनकी तरह थोड़ा इनकी बैकग्राउंड भी देखे ना। फयाजुल हसन चौहान जो है वो पहले भी 4 पार्टियां बदल चुका है, और फवाद चौधरी वो 5 पार्टियां बदल चुका है, और जो असद उमर साहब हैं ये उनकी पहली पार्टी है, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने सिर्फ ओहदे से इस्तीफा दिया। तो इसके अलावा और भी लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो ये वो लोग हैं जो पहले भी बहुत सी पार्टियां छोड़ चुके हैं, तो इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन मीर साहब अभी राना सना भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि हम अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। ये एक तजवीज़ है जो ज़ेर गौर है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, हुकूमत ऐसा कर पाएगी, और क्या ये अच्छी रिवायत होगी? देखें, ये जो मामला है इसको आइन और कानून के मुताबिक देखने की जरूरत है, और पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने का जो फैसला होता है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी, जिसको नैब कहा जाता था। तो वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्टी पर पाबंदी लगा दी। तो पार्टी पर पाबंदी लग गई, लेकिन वही पार्टी जो है वो आज अवामी नेशनल पार्टी ANP के नाम से काम कर रही है। बिल्कुल। तो अगर ये मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाएगी तो असल में तो हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगानी, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगानी है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, हुकूमत को नहीं करना। अच्छा मीर साहब, आपको वैसे तो जाहिर है ये साल इलेक्शंस का साल है, लेकिन जो बातें हैं, जो हुकूमत की एक तरह की बॉडी लैंग्वेज है, वो लगता नहीं है कि इलेक्शंस होंगे। खान साहब तो अक्टूबर में भी इलेक्शंस हुए हैं, तो वो उस पर भी तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस होंगे या फिर ये डिले होंगे, और ये डिले होना कितना अलग और खराब शुगुन होगा? अगर तो इमरान खान साहब को अक्टूबर से पहले गिरफ्तार कर लिया गया या उनको नाअहल करार दे दिया गया, तो फिर ये अगस्त में असम्बलियां तोड़ के अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन अगर अगस्त तक इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल ना किया गया, या वो डिस्क्वालीफाई ना हो सके, या वो गिरफ्तार ना हो सके, तो फिर ये इस साल भी इलेक्शन नहीं कराएंगे।
अच्छा, आप देखें 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, केसेस भी हो रहे हैं, फिर इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लें, अगर इससे मसला हल हो जाता है तो ठीक है, मसला हल कर लें। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो अपनी बात जो है वो उससे मुकर जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, इसलिए मैं खान साहब की बात पे एतबार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, गुफ्तगू पर बड़ा ज़बरदस्त तज़िया भी उन्होंने पेश किया। किसी के जाने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सियासत में ये आनियाँ जानियाँ तो लगी रहती हैं, ये सब कुछ तो माज़ी में भी बहुत कुछ होता रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक मामला है जो कि आता है ना तो फिर जाता नहीं है, और वो होती है महंगाई। और महंगाई से परेशान जो आवाम है, हुकूमत ने एक और सुनहरा ख्वाब दिखाया है कि रूस से तेल मिलने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी। मगर नाज़रीन, एक और जाविया में मेरा सवाल ये है कि रूसी तेल पाकिस्तान कब पहुँचेगा, कितना सस्ता मिलेगा? ज़रा ये कहते हैं कि रूस से तेल लेकर तेल जो ब्रादर बहरी जहाज़ है अगले कोई 3 हफ्तों में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान अरब ममालिक से जो खाम तेल बरामद करता है वो अमूमन $80 फ़ी बैरल तक मिलता है, और पाकिस्तान ने रूस से 75,000 मीट्रिक टन का ऑर्डर अप्रैल के आखिर में बुक किया था। रूस ने तेल की कीमत पर $60 फ़ी बैरल की हद मुकर्रर की है। रूसी तेल सऊदी तेल के मुकाबले में $20 फ़ी बैरल सस्ता है। वजारत ख़जाना के ज़राए कहते हैं कि रूस से तेल मिलने की सूरत में आवाम को ₹42 फ़ी लीटर सस्ता तेल मिल सकता है। यूँ फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹228 तक हो सकती है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि रूस से मिलने वाला तेल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। अरब ममालिक के मुकाबले में रूसी तेल के जो लॉजिस्टिक अखराजात हैं वो $4 से $5 ज़्यादा होंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत वाकई में रूसी तेल से आवाम को रिलीफ देने में मुखलिस है, या फिर ₹100 फ़ी लीटर रिलीफ देने के ऐलान की तरह ये एक सियासी शोशा छोड़कर आवाम को एक बार फिर मामू बना गया है। साथ ही जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है और कहा है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल ना किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान का ये सुनहरा ख्वाब जो आवाम को दिखाया गया है वो टेक्निकली ग्राउंड्स पे ऐसा मुमकिन है या नहीं, इसे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात हैं खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, क्या वाकई ये अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो जो रूस से तेल लेने की बातें हो रही हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? और वाकई अगर ये लिया भी जाता है तो क्या आवाम को सस्ता तेल दिया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग? जी देखिए, पहली बात ये है कि रशिया से ऑयल मंगवाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये पहले भी हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि रशिया से पॉलिटिकली करेक्ट एक स्टेटमेंट तो हो सकती है, या उस तरह की कोई ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा सकते हैं, 1-2 कंसाइनमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे रशिया के साथ डील करना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि एक तो ये कि हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वो अपग्रेडेड नहीं है दुनिया की उस क्वालिटी पे, उस स्टैंडर्ड्स पे जो कि अब दुनिया जा चुकी है, अब आपके पड़ोसी जा चुके हैं। काफ़ी अपग्रेडेशन उसमें चाहिए होती हैं, और क्रूड को प्रोसेस करने की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये भी देखना होगा। कुछ हद तक हम कर भी सकते हैं। फिर आपको पता है जो पेमेंट्स फाइनेंशियल इशू है वो ये है कि पेमेंट जब हम करेंगे रशिया को तो वो किस तरह करेंगे, क्योंकि जो रशिया है वो तो स्विफ्ट का जो सिस्टम है दुनिया का, जो यूएस जिसको डोमिनेट करता है, यूएस इनफैक्ट उसको चलाता है, वो उससे बाहर है। तो पेमेंट कैसे करेंगे? वाया चाइना करेंगे, चाइना की युआन करेंसी यूज करते हुए करेंगे, फिर रुपी को कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन का मसला है कि इतनी दूर से तेल मंगवाने से बेहतर है, अब तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो क्यों ना हम यूएई और सऊदी अरेबिया से 60% तेल तो हम यहाँ से मंगवाते हैं, तो उन्हीं से क्यों ना लें। और सऊदी अरेबिया आपको मुफ्त में भी तेल देता है, बहुत टाइम बाद आप पे करते हैं उसको मुफ्त में। कहने का मतलब ये कि बहुत वक्त बाद आप उसको टाइम देता है, डिले हो जाती हैं, उसमें डेफर्ड पेमेंट पे आपको ऑयल दे देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप ये नहीं कह सकते, ऑल्दो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अगर $100 $120 उस वक्त रशिया अगर हमें $60 पे देता या $50 पे देता तो फिर बहुत ज्यादा ये सेंस बनता था कि ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये डिफरेंशिएट किस तरह हम कर सकते हैं कि अगर इंडिया इस तरह के मुआहदे कर रहा है तो वो उनके लिए कितने फिजिबल हैं और हमारे लिए फिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपना कोई अपग्रेड नहीं किया, या फिर हमारे लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं? देखिए, इंडिया ने ना 20 साल पहले अपनी रिफाइनिंग और
पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है ना वो बिल्ड करना शुरू की 20-25 साल 30 साल पहले। सही। आज वो दुनिया की मोस्ट अपग्रेडेड रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पूरी जो वैल्यू चेन है वो रन करते हैं। हाँ। वो तो वहां से क्रूड आज से थोड़ी ले रहे हैं, वो तो रशिया से आज से 20 साल पहले से क्रूड ले रहे हैं। हाँ। और अब तो अच्छी बात ये असल में ना इंडियन रुपी भी रिलेटिवली एक्सेप्टेबल है। फिर उनकी इकोनॉमी अब इस काबिल हो गई है कि वो डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अपनी। फिर वो चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं, इसके बावजूद कि चाइना जो है वो आपके साथ इनके साथ जो है एक दुश्मन की हैसियत रखता है। बॉर्डर्स पे बड़े बैटल्स होते हैं उनकी, छोटी छोटी जो है स्किमिशेस होती हैं, लेकिन स्टिल चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया, $100 बिलियन का, और हम इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे। तो पॉइंट ये कि हमारे और उनके डायनेमिक्स ही डिफरेंट हो गए ना। तीसरी चीज ये कि वो वहां से क्रूड ऑयल ले रहा है रशिया से, अभी से नहीं बहुत अरसे से, और यहाँ से अपनी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो उन्होंने लगाई $multi billion की इन्वेस्टमेंट की 20 साल पहले, उसके थ्रू वो रिफाइन करके यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है। तो पॉइंट ये कि हमने पेट्रोलियम सेक्टर डेवलप नहीं किया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं की, टैक्सेस लगाए लेकिन वो जाया किया हमने ओवर द पीरियड। तो हम कैसे बस एक कंसाइनमेंट आए, 2-4 कंसाइनमेंट आएंगे तो हम कहेंगे जी हम इंडिया जैसे जो है वो यूज करना शुरू हो जाएंगे। और आखिर में एक चीज और कि जब हम जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सस्ता हुआ है तेल, हम उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंचाते, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इसके असरात पहुंचेंगे? बिल्कुल वही बात है कि हमने जो देखें पेट्रोलियम लेवी के नाम से एक टैक्स हम हासिल करते हैं। इसका मकसद पता है इनिशियली ये था कि पेट्रोलियम सेक्टर डेवलप हो, ऑल्टरनेट्स डेवलप हो, आपकी रिफाइनिंग सेक्टर डेवलप हो, आपका ईएनपी सेक्टर डेवलप हो, आपका रिटेल सेक्टर डेवलप हो। वो कुछ नहीं किया हमने, उसको सिर्फ हमने अपने कर्जों को अदायगियों में लगाया है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते ह्यूमन रिसोर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेट्रोलियम में, एनर्जी में, आज देखें सेकुलर डेट कहाँ खड़ा है आपका। सही बात है। और आपका जो है ना वो बिजली बनाना मुश्किल नहीं है, आपके पहुंचाने का प्रॉब्लम है, उसमें आप सारा मसला ये है कि आपने उस पर काम ही नहीं किया है जिन चीजों पे आपको काम करना चाहिए था। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। का किया आपने, थोड़ा क्लियरिटी कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।